ओके जी, गुड इवनिंग। तो है ना, ये जैम 2025 का सिलेबस तुम लोग वेबसाइट पे देखा होगा। तो ये अपने है ना, अभी तक मैं पिछले क्लास तक जो ओपन करता था 2024 का था, ये सेम ही है हालांकि, है ना। 2025 में जो सिलेबस है, बस इन्होंने अपना बगल में लोगो चेंज किया, लेवल चेंज किया, बाकी सिलेबस सेम ही है। तो सो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास में यहाँ पे थे, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हमने लास्ट क्लास बस डेफिनेशन देखा था कि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, यही चल रहा था। तो अभी है कि आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, मैं सीडीएफ डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो सी अच्छा ठीक है। तो नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, तो इसमें क्या पूछना है? तो एक थ्योरम मैं लिख देता हूँ आगे लिखाने में। तो ये जैसे है, अच्छा, सो हमने लास्ट क्लास में रैंडम वेरिएबल देखा था ना, तो आगे मैं अभी रैंडम वेरिएबल के थोड़े प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन लिखे थे रैंडम वेरिएबल का, वो क्या था कि एक्स रैंडम वेरिएबल है ओमेगा से आर में, है ना। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है ओमेगा टू आर, फंक्शन है सच दैट, अच्छा हमें अगर दे रखा है ना, एक तो सिंपल डेफिनेशन था कि कोई सिग्मा फील्ड नहीं है, तो ये डेफिनेशन है। अगर सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो डेफिनेशन हमने लिखा था रैंडम वेरिएबल जो है कि एक फंक्शन है ओमेगा से आर सच दैट, ये लिखा था मैंने कि एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, इसका मतलब ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट, तो ये जो ओमेगा है कैपिटल ओमेगा में है, इस तरीके से कि स्मॉल एक्स ऑफ एक्स, सॉरी स्मॉल एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। एंड ये इवेंट होने चाहिए, दिस इज एन इवेंट, तो ये सिग्मा फील्ड का मेंबर होने चाहिए। दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन बाकी प्रॉपर्टीज कुछ हैं जो क्वेश्चन आपने भेजा, आई थिंक इसमें क्या पूछना है बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर है सरवीर? 2 और 5। टू कह रहा है कि अच्छा, चलो देखो जो इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, टू क्या कह रहा है कि अ डाई इज टॉस्ड 2 times, let x be the sum of the face values on the 2 tosses, y be the absolute value of the difference in the face value, what is omega? तो सैंपल स्पेस से लिख लोगे, what values do xy assign to point omega, okay, check whether, इसमें क्या डाउट था, आसान क्वेश्चन है। हाँ, एक्स वाई दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना इसमें। हाँ, एक्स का रेंज अलग आएगा, वाई का रेंज अलग आएगा, दो डिफरेंट फंक्शन है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, तो दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल है। हाँ, 5 नंबर में जो है कि ओमेगा 0 से 1 में है, एस जो है बोरेल सिग्मा फील्ड, इस तरह का वर्ड आपके पास आता होगा, बोरेल सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो बोरेल सिग्मा फील्ड लिखा है ना, ये उस सेट का पावर सेट है, ठीक है ना। हालांकि बोरेल सिग्मा फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिग्मा फील्ड है जिसमें इसका कोई भी सबसेट, कोई भी इंटरवल, वो सब इसमें बिलोंग करता है, चाहे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो अभी के लिए समझो कि बोरेल सिग्मा फील्ड इज लाइक पावर सेट ऑफ ओमेगा, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, define x on omega such that x omega is omega when 0 to half and x omega omega means half जब half to 1 है। so क्या x रैंडम वेरिएबल है, और अगर है तो बताओ ये इवेंट क्या होगा। तो ये तो मुश्किल थोड़ी है, ये भी हर एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। ये लैंग्वेज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो जैसे ये जो सैंपल स्पेस है ये आपका 0 to 1 है, और जो आपको दे रखा है एस सिग्मा फील्ड है, तो पावर सेट समझो यहाँ पे, और x क्या है, x ऑन ओमेगा एज दिस। तो x कैसे डिफाइन किया है,
एक्स की वैल्यू डिफाइन किया है, समझो जरा कि एक्स की वैल्यू या तो, अच्छा एक्स की वैल्यू ओमेगा है कब, अगर जो ये ओमेगा है वो 0 से हाफ में है ना, ये कब है, जब 0 लेस देन इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू हाफ है, और ये ओमेगा -1/2 हो जाएगा अगर, सो ये ओमेगा -1/2 होगा अगर हमारे पास ओमेगा जो है मोर देन 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यही है। तो पूछ क्या रहा है तुमसे, क्या ये रैंडम वेरिएबल है, तो मुझे ये बताओ रैंडम वेरिएबल होने के लिए क्या होना जरूरी है कि क्या होना चाहिए, रैंडम वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा टू आर। तो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी न किसी रियल नंबर में मैप करा, तुम ग्राफ बना लो इसका चाहो तो ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, जैसे ये है स्मॉल ओमेगा और ये है एक्स, तो ग्राफ बना सकते हो, देख लो तुम्हारा सैंपल स्पेस है ना, स्मॉल ओमेगा ओमेगा का मेंबर है, तो ये 0 से 1 लेट से, ये है 0 से 1, बताओ तो इसका ग्राफ क्या होगा, 0 से हाफ में ओमेगा है, तो हाफ तक इसकी ग्राफ जो होगी इस तरह से होगी, मान लो अभी ऐसा बना लो, ये है, ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, ये है आगे हाफ से 1 में, तो जब ये ओमेगा हाफ से 1 में है तो ओमेगा माइनस हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 से 1/2 हो जाएगी ये भी, राइट। तो कहने का मतलब ओमेगा हाफ से 1 में है ना, तो ओमेगा माइनस हाफ की वैल्यू कितनी होगी, तो हाफ पे वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर 0 से ये हाफ है ना इंक्लूड हो रहा है, ओके। बताओ अब, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन दैट असाइन ईच वैल्यू, एक फंक्शन होना चाहिए जो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी न किसी नंबर पे मैप कर रहा हो, तो कर रहा है ना यहाँ पे देखो। इसका अगर तुमसे मैं पूछूं कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ओमेगा टू आर, आंसर इज यस। और यहाँ अगर आप निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स जो मैं लिखता था, अगर वो लिखेंगे तब भी हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोडल सिग्मा फील्ड दिया है, तो बोडल सिग्मा फील्ड इज लाइक पावर सेट, तो कोई भी सेट आएगा उसमें बिलोंग करेगा ही, तो इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, बाकी दूसरे पार्ट में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो दूसरा पार्ट क्या है, पूछना कुछ बताओ। एक्स रैंडम वेरिएबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, कैसे पता चला फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है, डोमेन के ईच एलिमेंट को कोडोमेन में यूनिक इमेज होने चाहिए, तो वो तो है ना, डोमेन 0 से हाफ 0 से 1 है, तो 0 से हाफ तक इमेज 0 से हाफ है, और हाफ से 1 में इमेज 0 से हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ पे 0 वैल्यू, हाफ पे हाफ वैल्यू है ना, हाफ पे हाफ है, फंक्शन तो है। आगे आगे पूछा है कि अगर ऐसा है तो बताओ ये इवेंट क्या है, ओमेगा जो कि कैपिटल ओमेगा का मेंबर है, नहीं लिखा मतलब वही है, एक्स ओमेगा बिलोंग्स टू 1/4 से 1/2, ये बोला है, तो तुम खुद सोचो एक्स की वैल्यू 1/4 से 1/2 में है, तो क्या लगता है तुम्हें ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ग्राफ में देख लो खुद से, सी क्या बोल रहा है ये एक्स ओमेगा मतलब फंक्शन एफ एक्स, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज हाफ 1/2 टू 1/4 टू 1/2, तो इस बीच में 1/4 होगा, अच्छा ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना, तो इस बीच में 1/4 है, ये 1/2 है, तो इसका मुझे इनवर्स इमेज निकालना, ये पता है क्या लिखा हुआ है अगर तुम्हें याद हो, तो अगर ये है एफ इनवर्स 1/4 टू 1/2, कल ही मैंने इनवर्स इमेज का मतलब बताया था, तो एफ इनवर्स का मतलब एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स 1/4 से 1/2, यही है ना, एक्स इनवर्स 1/4 से 1/2 ये आ जाएगा। अब बताओ इनवर्स इमेज निकालना आता है आप लोगों को किसी फंक्शन में, देख के बताओ, जिन लोगों को समझ आ रहा है आप लोग बताओ देख के कि व्हाट इज एक्स इनवर्स 1/4 टू 1/2 इन दिस केस। मतलब आपको याद है ना एफ इनवर्स, कोई मुझे ये बताओ एफ इनवर्स ए का डेफिनेशन क्या होता है, कल ही बताया था मैंने, एफ इनवर्स ए इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट इन अ फंक्शन, इसका क्या डेफिनेशन है, एफ इनवर्स ए का डेफिनेशन क्या है, एफ कोई फंक्शन है,
कोई भी ट्राई करो भाई। हाँ तो यहाँ होगा कि x बिलोंग्स टू ए, या सॉरी एफ इनवर्स ए है ना, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब x पता नहीं क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में वैसा x जिसके लिए एफ एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि जैसे ऐसा होगा तो इसका मतलब ये, तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज दिस, तो इसीलिए इसको मैंने वैसा लिख दिया। इस दोनों सेम है, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये डोमेन ओमेगा है ना, ओमेगा का डोमेन क्या होता है, डोमेन तो यहाँ ओमेगा ही था, एक्स का डोमेन क्या था है ना, एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, तो इसीलिए डोमेन लिखा है। एनीवे ये देखो ये हाफ की लाइन है और ये 1/4 की लाइन है। तो मुझे ये बताओ कि जब x हाफ, सॉरी जब कैपिटल x की वैल्यू, यस, जब 1/4 और 1/2 के बीच है, तो बताओ उसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर कौन सा है, और यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ से लेके ये नंबर कौन सा है और ये नंबर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर दिस सेट यूनियन दिस सेट है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है जिन लोगों को, हाउ टू फाइंड इनवर्स इमेज। इनवर्स इमेज निकालना आता है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू 1/4 से 1/2 में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है ये देखना है। तो मेनली इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इसमें एक्स की वैल्यू क्या है ये देखना है, इस ग्राफ में एक्स की वैल्यू क्या है ये देखना है। तो ये वाला सेट बताओ भाई ये कितना नंबर है, ये बता पाओगे, क्योंकि ये 1/4 है तो ये भी 1/4 होगा। ये क्या था, दिस वॉज ओमेगा माइनस हाफ, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू थी ओमेगा माइनस हाफ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1/4, सो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया ये, दिस आंसर इज 1/4 टू 1/2 यूनियन 3/4 टू 1, ये आंसर है, ये लो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है क्योंकि ये है ना थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो ये जो पूछा था कि वैसे ओमेगा जिसके लिए एक्स ओमेगा इसमें है, तो ये सैंपल स्पेस का कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट है जिसके लिए ओमेगा ये है। देख लो भाई बताओ, सिंपल ग्राफ बना के इनवर्स इमेज निकालना था और कुछ नहीं है। ठीक है भाई सरवीन बताओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे ये है कि जैसे अब थ्योरम अगर लिख दूं मैं कि लेट x be a random variable and g is a well defined function, वेल डिफाइंड फंक्शन, या इसी बुक में, चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेजर थ्योरी का मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बुक में लिखा होगा बोरेल मेजरेबल फंक्शन, वैसे लिखा होगा, अभी मैं वेल डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन देन g ऑफ x इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल। प्रूफ तो नहीं लिखूंगा, बस बता दूं एग्जाम्पल के लिए x रैंडम वेरिएबल है तो मॉड x भी एक रैंडम वेरिएबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी रैंडम वेरिएबल है, x² भी रैंडम वेरिएबल है, 1/x भी रैंडम वेरिएबल होगा अगर x नॉन जीरो है ना। 1/x तभी रैंडम वेरिएबल होगा जब x नॉन जीरो होगा, क्योंकि डिफाइंड होने चाहिए ना, रैंडम वेरिएबल फंक्शन है जो डिफाइंड होने चाहिए, तो उस तरह से है। तो मैं कह रहा हूँ जी एक्स अगर वेल डिफाइंड फंक्शन है तो जी एक्स भी एक रैंडम वेरिएबल है, साइन एक्स भी रैंडम वेरिएबल है, कॉस एक्स भी रैंडम वेरिएबल, टैन एक्स भी रैंडम वेरिएबल है ना। तो एग्जांपल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन एक्स इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल अगर वेल डिफाइंड है तो, 1/x इज ऑल्सो रैंडम अगर एक्स नॉन जीरो है तो, ठीक है ना। x² is also random variable, greatest integer function is also random variable, mod x is also random variable, so these are all random variables, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया रैंडम वेरिएबल का। चलो आगे देखते हैं। तो अभी मैंने जस्ट डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी बताए, बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें और बेटर हो जाएगी। तो यहाँ से सीडीएफ का डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो सीडीएफ क्या है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये है आपका सीडीएफ, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। शॉर्ट में इसी को हम लोग सीडीएफ लिखते हैं, तो इसी चीज को शॉर्ट में सीडीएफ बोलते हैं, है ना, यही हमारा सीडीएफ है। और बताओ कोई, तो कैसे डिफाइन करोगे, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है,
हाउ डू वी डिफाइन रैंडम वेरिएबल? कोई बताओ, जिनको डेफिनेशन पता है बताओ। सो मान लीजिए ऐसा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, है ना, डिफाइंड ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस। देखो एक नया वर्ड आया, प्रोबेबिलिटी स्पेस। एक तो ओमेगा था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जी कल यूज किया सिग्मा फील्ड। तो जब सिग्मा फील्ड होता है तो ओमेगा और जी का जो ऑर्डर पेयर है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अभी लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में तीन क्वांटिटी आती है, ओमेगा, सिग्मा फील्ड और पी। ठीक है ना, ये चीज है प्रोबेबिलिटी स्पेस। जब भी लिखेंगे वो तीन है ना, ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी क्या है सिग्मा फील्ड, पी क्या है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या था, हम लोग जब बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे वहां बताया था प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो था, तो उसकी बात करें। जो एक्सोमेटिक डेफिनेशन है उसमें सिंपल था कि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन सिग्मा फील्ड है, कोडोमेन 0 to 1 है या रेंज 0 to 1 है। और उसके बाद फिर तीन प्रॉपर्टीज थी कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, है ना, उसमें क्या लिखा था हमने, नहीं, एक तो लिखा था एक्सोमेटिक रेफरेंस, तीन कंडीशन क्या थे, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 था, एक था कोई भी इवेंट ले लो सिग्मा फील्ड का, उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 होगी, और तीसरी कंडीशन था कि इफ़ यू सेलेक्ट काउंटेबली मेनी, है ना, उसको बोलते हैं काउंटेबल एडिटिविटी, है ना। सो उसमें सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ए आई। एक्सोमेटिक डेफिनेशन में बता रहा हूँ, जो पिछले हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा तब डिस्कस किया था। तो अगर E1 E2 EN आर डिसजॉइंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन था वही P यहाँ पे है, P प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो मतलब एक्सोमेटिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो CDF जो है, द CDF ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इसका नोटेशन f लिख सकते हो, मैं fx लिखूंगा। तो यहाँ fx सफिक्स में लगाने का मतलब ये है कि x का CDF है, इसीलिए, वरना बुक में सिर्फ f लिखता होगा। ठीक है ना, तो fx लिख रहा हूँ। तो fx एक फंक्शन है R2R, ठीक है ना। सो fx फंक्शन R2R, हालांकि R201 भी कर सकते हो, क्योंकि कभी भी ये है ना 0 1 ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे अगर R2R या चाहो तो R201 कर सकते हो, कि इसका ये 0 से 1 में होगा हमेशा। तो CDF एक फंक्शन है, ठीक है। सो CDF ऑफ x इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, जो CDF का डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, है ना। और ये जो डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि डोमेन R है ना, इसीलिए। तो ये CDF का बेसिक डेफिनेशन है। तो जब आपको कोई पूछे CDF क्या है, तो ये इसका डेफिनेशन है। CDF को इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग, ओके है। तो CDF को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? सो इसके बाद हाँ, कोई रिलेशन नहीं। आप चाहो तो अगर जैसे कभी स्मॉल एक्स में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको चाहो तो कोई के लिख दो, हाँ, अभी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना। और ये वही प्रोबेबिलिटी आप अगर याद करो, तो ये वही चीज़ लिखा है मैंने कि CDF ऑफ एक्स जो है, एक्चुअली ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स मोर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू एक्स। और ये वही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू एक्स, ये उसी सेट का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और ये अभी याद आएगा, ये वही सेट है जो हमने पहले लिखा था कि एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ये है एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, ये याद है ये वाला सेट क्या था, ये वाला सेट यही तो था। तो
सीडीएफ जो है इनडायरेक्टली ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी है जो आप पहले लिख रहे थे। तो इसीलिए हम लोग रैंडम वेरिएबल में ये चेक कर रहे थे कि दिस मस्ट बी इवेंट। अब इवेंट होगा तभी प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल पाएंगे, या प्रोबेबिलिटी गिवन होगा तो इवेंट होना चाहिए ना। यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये सब सीडीएफ का कॉमन फॉर्म है, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, सब सीडीएफ ही है। ठीक है, देखो fx को पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं। पॉइंट फंक्शन का क्या डेफिनेशन कहना चाह रहे हो आप? मुझे पता नहीं, शुरुआत में लिखा था कि f be a random variable on probability space, then a point function on r जो है। पॉइंट फंक्शन से लगाओगे ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो शायद, इसलिए पॉइंट फंक्शन लिख रहा है। जैसे रोहतगी में ही प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखता है तो उसको लिखता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन। तो सेट फंक्शन इसलिए लिख रहा है क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी आप किसकी निकालते हो, इवेंट की। इवेंट क्या होता है, सेट होता है। तो कहने का मतलब वही चीज़ है, ठीक है, ओके। वहाँ है ना, तो रोहतगी में ही देखो ना, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखो, पहला चैप्टर में ही है कि प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन लिखा होगा वहाँ पे, इस तरह से है। और ये सीडीएफ से आपको पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, एक्स को कोई भी रियल नंबर फिक्स कर सकते हो, इसीलिए वैसा कह रहा है। ठीक है, चलेगा, वो बात बराबर है ना। सो इसीलिए ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन। किसी को डाउट है इसमें पूछ सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो। अब कुछ एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके अगर ट्राई करेंगे, जैसे अभी तक हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एक केस लिखा था, मान लो चलो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ये वाला केस वाला इस आसान सा एग्जाम्पल उठाते हैं। तो ओमेगा क्या है इसका, हेड या टेल होगा, ठीक। अब x अगर मैं डिफाइन करता हूं नंबर ऑफ हेड्स, तो आपको बताना है कि बताइए पहले तो x का रेंज क्या है। क्वेश्चन ये, व्हाट इज रेंज ऑफ x, x का रेंज क्या आएगा यहाँ पे, रेंज हाँ हाँ, सिग्मा फील्ड बोडल सिग्मा फील्ड सेम ही है, क्योंकि बोडल सिग्मा फील्ड जस्ट एक मैथमेटिशियन के नाम पे लिख दिया, बोडल एक मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे, अदरवाइज वो भी सिग्मा फील्ड ही है। हाँ ठीक है, बस बोडल सिग्मा फील्ड ये है कि उसके अंदर सैंपल स्पेस के जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सब बिलोंग करेगा, या उसके अंदर जो भी है ना ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सब होंगे उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा, रेंज तो सिंपल है 0 या 1, क्योंकि हेड्स कितने आ सकते हैं, हेड्स या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे, एक बार टॉस करोगे आप। अब क्या करना आपको इसमें, इसमें मेनली ईच पॉइंट पे आप प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या होगी, ये निकाल लो पहले, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, क्योंकि जब आप एक्स निकालते हो तो एक्स की वैल्यू एच के करस्पॉन्डिंग 1 आती है, एक्स की वैल्यू टी के करस्पॉन्डिंग 0 आती है ना, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिया है ना, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 किस आउटकम के करस्पॉन्डिंग है, टेल के करस्पॉन्डिंग, ये हेड के करस्पॉन्डिंग। तो बताइए, एक कॉइन को टॉस किया, टेल आया, तो मतलब नंबर ऑफ हेड 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आप लोग जानते हैं, हाफ। हेड आया, कितनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब ये तो मैंने इसको बोलते हैं, बाद में बोलूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का। तो इसमें x होता है और यहाँ प्रोबेबिलिटी एट x होता है। मान लो x केवल, तो x 0 या 1 था, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉइंट। अब आपको अगर पूछा जाए CDF क्या होगा, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द CDF ऑफ x, CDF ऑफ x, तो जो कि मैंने लिखा था fx ऑफ x किसके इक्वल आएगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। आपको ध्यान रखना है कि CDF जो है पूरे R पे डिफाइंड है, CDF का डोमेन रियल नंबर है, तो CDF आपका हर रियल नंबर पे डिफाइंड होने चाहिए, वैसे लिखना पड़ेगा। तो नाउ यू टेल, इस एग्जांपल में CDF आपको हर रियल नंबर के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो जैसे हम लोग अभी, आपको याद है एक्स इनवर्स ये लिख रहे थे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में ये क्वांटिटी लिख रहे थे ना,
तो इसी की जब आप प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो वो आपका आ जाएगा CDF, है ना। तो इसी पे जस्ट प्रोबेबिलिटी यूज करना है आपको। ठीक है भाई। तो ये क्वांटिटी कैसे निकाल रहे थे कल, मैंने इसमें देखो निकाला होगा कल हमने। कल हम लोग जब इसका एक्स इनवर्स कैलकुलेट कर रहे थे, अभी मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो ये कल हम लोग लिख रहे थे एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो ये यही था कि ओमेगा जो कि सैंपल स्पेस का आउटकम होगा दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा कि, है ना, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से होगा यही चीज़ क्वांटिटी है, इसी को हम ये वाला सेट लिखते हैं। और कल मैं लिखा था कि जब x, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 या 1 होगी, तो x लेस देन 0 कोई नंबर फिक्स कर लो, यहाँ x मोर देन इक्वल टू 0। अभी कैपिटल x और स्मॉल x में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ना, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो वो चूंकि रेंज 0-1 में, इसलिए 0-1 के ब्रेक कर रहा हूँ मैं उसको, ये है। तो ये x फिर x मोर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। अब कोई भी स्मॉल x, कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था कैसे होता है, तो अगर कोई भी स्मॉल x आप फिक्स कर लो 0 से छोटी, -1 -2 -3 कोई भी, उसको यहाँ रख के देखो इसमें, तो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये एम्प्टी सेट आएगी, कोई आउटकम नहीं होगा यहाँ पे जो कैपिटल x लेस देन नेगेटिव नंबर होगा। अगर आप इसको x फिक्स करते हैं 0 से 1 के बीच, तो यहाँ पे कैपिटल x लेस देन स्मॉल x होने चाहिए। तो उसके लिए कौन सा सेट आएगा, x बराबर 0 वाला, तो 0 किस पे आ रहा था, t पे, तो सेट कंटेनिंग t आएगा। और जब x मोर देन इक्वल टू 1 कर दिया आपने, तो स्मॉल x, ध्यान रखना स्मॉल x फिक्स किया है, कैपिटल x नहीं, तो स्मॉल x मोर देन इक्वल टू 1 है, तो स्मॉल x की वैल्यू मान लो 2 हो गई, तो यहाँ 2 रख दो स्मॉल x को, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 2, तो दोनों वैल्यू आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम मुझे देखना है क्या है, तो वो आउटकम आपका पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, हेड टेल। तो ये वो वाला सेट है, और इसी की प्रोबेबिलिटी जो उसको हम CDF बोलते हैं। तो जब मैं लिख रहा हूँ CDF ऑफ x, तो अभी आपने डेफिनेशन देखा था CDF का, तो ये है जस्ट प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, और ये इसी सेट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो इसमें जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और x मोर देन इक्वल टू 1। तो लेस देन 0 पे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 से 1 में ये आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, हाँ या ना, देख लो। तो हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है करने के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली लिख पाओगे CDF क्या है। तो एक्चुअल में जो x का CDF आया वो ये आया, CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज दिस वन। अब किसी को डाउट है तो बताओ, देखो CDF हर रियल नंबर पे डिफाइन होना चाहिए, तो x नेगेटिव है तब भी डिफाइंड है, 0 से 1 के बीच है तब भी डिफाइंड है, 1 से इन्फिनिटी में है तब भी डिफाइंड है, तो CDF हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि बताओ भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CDF, अगर मैं इसी में पूछ लूँ आपसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CDF एट 100, कोई बताओ मुझे देख के कि CDF की वैल्यू 100 पे क्या है, या आप चाहो अलग से निकालना, चलो आप अलग से कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। चलो तो जैसे अगर मैं इसको अलग से कैलकुलेट करके दिखाऊं तो क्या आएगी, अगर मुझे चाहिए कि CDF एट 100 चाहिए, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 100। अब बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो पॉइंट वाइज फंक्शन इसलिए बोल रहा था, पॉइंट फंक्शन, कि आप ईच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना, ये है। तो उसमें क्या होगा, ऐसे तो कोई भी फंक्शन निकाल, मतलब ये सेट फंक्शन नहीं है, कहने का ये मतलब यहाँ पे सेट फंक्शन नहीं है, CDF है ना किसी पॉइंट पे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी सेट पे निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी एक सेट फंक्शन है, CDF एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 और 1 दोनों सेटिस्फाई कर रही है, बाकी तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन याद है ना, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन कहता है
कि जब यहाँ दो वैल्यू है ना अलग अलग, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी लगा दो इसमें। सो एक्स बराबर 0 पे अलग प्रोबेबिलिटी और एक्स बराबर 1 पे अलग प्रोबेबिलिटी। ये कैसे यूज़ किया हमने, ये यूज़ किया एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स बराबर 0 क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हमने लिख रखा है ना, एक्स हाफ प्लस हाफ, तो टोटल आपका 1 आ गया। सिमिलरली आपको मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CDF एट -100, तो आप चाहो तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स लेस देन इक्वल टू -100। मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, है ना। आप CDF का डेफिनेशन ये है, CDF का ये डेफिनेशन है, तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ईच पॉइंट पे। अब देखो एक्स की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, कोई वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई करेगी। तो ये एम्प्टी सेट है। क्यों एम्प्टी सेट है, कि देयर इज नो आउटकम इन द सैंपल स्पेस फॉर विच कैपिटल एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू -100। तो ये आ जाएगा आपका 0 यहाँ से, ठीक। तो ये 0 आ जाएगा, ओके है। बाकी पॉइंट भी निकाल सकते हो, है ना। CDF एट 1/2 अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो, देखो अगर तुम्हें पूछे व्हाट इज CDF एट 1/2, तो मैं अगर अलग से कैलकुलेट करूँ इसको कि CDF एट 1/2, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो एक्स की क्या क्या वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी इसको, तो एक्स की वैल्यू 0 1 था, तो एक्स कैपिटल एक्स जब 0 होगी तो सेटिस्फाई करेगी, तो मतलब 0 ही बस इसको सेटिस्फाई कर रही है। जैसे एक्स को 1 रखेंगे, 1 लेस देन 1/2 नो, तो फॉल्स है, तो जो सेटिस्फाई करेगी उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1/2, तो ये 1/2 आ गया, सिंपल है ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है आपके समझने के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट CDF। अरे भाई इसमें क्या हो जाता है, देख लो, अगर इसमें कहीं क्वेरी है तो पूछो, कहीं डाउट है तो। हाँ, ये तुम्हें समझ आया है कि लास्ट क्लास में ये कैलकुलेट किया था हमने, तो उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। सेट कंटेनिंग T की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और ओमेगा की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसी पे हमने प्रोबेबिलिटी लगाया, जस्ट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका CDF है। देखिए तुम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फिक्स बीच का पॉइंट फिक्स कर, यहाँ देखो मैंने हाफ पे प्रोबेबिलिटी निकाला, 1/2 आया, क्यों आया देखो यहाँ ध्यान से, CDF एट 1/2। CDF का डेफिनेशन है कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। अब कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, तो एक्स बराबर 0 आ गया, और एक्स बराबर 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही है, कोई भी नंबर x1 से ज़्यादा लेके देखो तो ये ऐसा होगा, 0 1 दोनों आ जाएगा, 0 1 में प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो तो ये आ जाएगा। कोई भी नंबर जब 0 छोटा लोगे, जैसे एग्जांपल -100 ले लिया, तो x लेस देन -100, अब x तुम देखो कि x की कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई करे, कोई वैल्यू 0 1 कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये एम्प्टी सेट 0 हो गया। हाँ, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज, यस, हाँ यहाँ पे सेम इवेंट है, यस एग्जैक्टली, हाँ।
उसकी वजह ये है ना क्योंकि दो ही आउटकम है ना। हाँ जैसे आप सही कह रहे हैं, जैसे हमें अगर पूछता है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 बताओ, तो x के यहाँ रेंज तो 0 या 1 ही था ना, तो सिर्फ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, x बराबर 0 ही सेटिस्फाई करेगी। और x बराबर 0 कब है, टेल पे, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ठीक, फिर आगे प्रोबेबिलिटी जैसे x इज इक्वल टू, आप 0 कह रहे हो तो बराबर ही हो गया ना, तो तब देख नहीं लिया आपने क्यों, तो ये चीज़ है। एक अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, दूसरा एक क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। तो लेट जो हमारे पास है टू एक्सपेरिमेंट जो है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, मान लो ऐसा है, टू कॉइन, देखो वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या टू कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस सेम आएगा, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना हमें। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अब हम काउंट करें कितने कॉइन पे हेड आया, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स। अब बताओ इसका सीडीएफ आप लोग लिख के बताओ, क्या बता पाओगे, ट्राई कीजिए, जैसे मैंने अभी एक के लिए किया है, आप लोग इसका आंसर बताइए। सो व्हाट विल बी द सीडीएफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसका सीडीएफ लिख के देखिए, जो नए लोग हैं, स्पेशली पुराने लोगों को तो आता होगा, जिनको ऑलरेडी आइडिया है टॉपिक का तो उनको तो आता होगा ना। सर 0 आएगा, 1/4 आएगा, 1/2 आएगा और 1/4 आएगा। हाँ नहीं, सर 0 आएगा, 1/4 आएगा, 3/4 आएगा, उसके बाद 1 हम्म, लेस देन 0 में 0 आएगा। हाँ ठीक से कैलकुलेट करो, समझो, पहले कल वाला चीज यूज करो, उसमें क्या था, पहले जो लिख रहे थे वो लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालो। सर 0 आएगा, 1/4 आएगा, 3/4 आएगा, फिर 1 आएगा। हाँ है ना, हाँ सही है, ठीक है ना, बाकी लोग देख लो। तो जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो भी कर सकते थे आप, है ना। 0 1 था, तो होता क्या है, पहले x की वैल्यू जब 0 से है ना, यहाँ पे जब x लेस देन 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, जब x 0 से 1 में है, जब x 0 से 1 के भी 0 इंक्लूडेड है तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है तो दोनों को ऐड कर लो, तो ये हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ समझो ये डेफिनेशन है इसका, CDF का डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x स्मॉल x है, तो स्मॉल x अगर ऐसे फिक्स करोगे 0 हाफ 1 इस क्वेश्चन में आ जाता। वैसे यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे सिंपल है, तो यहाँ पे x का रेंज क्या है, जो x का रेंज होगा आपको पता है कि ओमेगा जो है HH HT TH TT ये है, तो यहाँ से x ऑफ HH टू x ऑफ HT या x ऑफ TH दोनों 1 आएगा, और x ऑफ TT विल बी 0, यही है ना, ये हो जाएगा। तो
सो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, तो जब x लेस देन 0 है तो 0 है, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 तो कुछ और है, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 कुछ और है, x मोर देन इक्वल टू 2 कुछ और है, यही है ना, तो वैसा होगा। क्योंकि इसका रेंज क्या है 0 1 2 है ना, जो x का रेंज है वो है 0 1 2। तो इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ x जो है, ये देखो सीडीएफ का नाम क्या था, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो ऐड होते चला जाता है। तुम्हें ये समझना, तुम जो कह रहे थे टेबल से, तो वैसे भी देख सकते हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लोगे तो ये x है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, सो 0 1 2 यही है। तो 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0 कब आएगी, एच पे, तो वैसे तुम देखोगे तो x बराबर 0 का मतलब है, सॉरी 0 टी है, तो 1/4, x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी है 2/4, और ऐसे ही यहाँ से आगे अगर लिखूंगा मैं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है, सो 1/4 2/4 1/4 यही है हमारे पास। अब कुमुलेटिव में क्या होता है, ये ऐड होता चला जाता है ना, तो आप लोग पढ़ा होगा पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वैसे ही है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सिंपली क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो जब एक्स स्मॉल, ये जो क्वांटिटी है दिस इज द प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। अब स्मॉल एक्स आपको फिक्स नंबर है, फिर कह रहा हूँ स्मॉल एक्स, हम लोग क्या करते हैं रेंज के हिसाब से ना इंटरवल डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सीडीएफ पूरे आर पे डिफाइन होना चाहिए। तो बीच में है जैसे 0 1 2, और यहाँ पे 0 1 2 है ना, तो एक इंटरवल हो गया -∞ से 0, ठीक, एक इंटरवल हो गया आपका 0 से 1, एक हो गया 1 से 2, एक हो गया 2 से इन्फिनिटी, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और 2 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ठीक है ना, तो कोई स्मॉल एक्स फिक्स है 0 से लेस, ठीक है ना, तो आप कोई स्मॉल एक्स फिक्स कर लो 0 से लेस है ना, 0 छोटा कोई स्मॉल एक्स फिक्स कर लो, तो जब आप कोई स्मॉल एक्स फिक्स कर लोगे लेस देन 0, तो उस केस में क्या होगा, बताइए। तो सिंपल 0 रहेगा, x जब 0 से 1 में, जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, अगर मतलब कोई -1 ले लिया स्मॉल x को, तो कैपिटल एक्स लेस देन -1, तो इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो कोई आउटकम नहीं आएगा। जब x मान लो 0 से 1 के बीच है 0.5, तो कैपिटल एक्स लेस देन 0.5, तो एक 0 वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 0 वाला सेटिस्फाई करेगा, 0 किससे करस्पॉन्डिंग का टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो इसलिए यहाँ 1/4 आएगी। जब x 1 और 2 के बीच में है, तो एक्स यहाँ फिक्स कर रहे हो 1 2 के बीच में 1.5 मान लो एग्जांपल के लिए, या कोई भी नंबर 1 2 के बीच में तुम लोगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से अगर तुम 2/4 है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, 0 1 दोनों से, अगर मैं x को रखता हूँ 1.5, तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5, तो x की वैल्यू 0 1 दोनों सेटिस्फाई करेगी, तो 0 1 दोनों से इसको ऐड कर लो 1/4 प्लस 2/4, तो ये आ जाएगा आपका 3/4, और x मोर देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब जैसे x की वैल्यू 3 है मान लो, तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इसमें, 0 1 2 तीनों को ऐड कर लोगे, तो पहले केस में एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरे वाले केस में सिर्फ 0 वाला सेटिस्फाई किया, तीसरे केस में 0 और ये 1 दोनों किया, चौथे केस में 0 1 2 तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसलिए टोटल ऐड होके 1 हो जाएगा। अभी भी समझ आया कि नहीं, देखो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सीडीएफ तुम लोग, ऐसे कोई है ना, लिख लोगे।
जैसे तो ये सीडीएफ कैलकुलेट कैसे करना ये बता रहा हूँ। एक दो और एग्जांपल देखो, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ कि अ डाई इज थ्रोन, मान लो ऐसा है, ठीक, एंड एक्स डिनोट कर रहा है मान लो आउटकम ऑन द अपर फेस, है ना, ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, ठीक, आउटकम ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, ये हो गया एक्स, तो आउटकम है ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। तो यहां से एक्स की वैल्यूज कितनी है, तो आउटकम ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, सो एक्स क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ CDF ऑफ एक्स क्या है, निकाल के बताओ, हाँ बताओ। हाँ तो जिनको समझ आ गया वो इजीली बता देंगे, है ना, देख के बाकी लोग चेक करो कि आप भी बता पाओगे, इजी है ना ऐसे तो कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप x लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, तो 4 5 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें समझ आने लगेगा कि हो क्या रहा है, फिर सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे ना। अभी मेनली जो भी कर रहा हूँ ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, आगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आएगा, मिक्स्ड आएगा, वो सब हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से इस तरह से लिखना पड़ेगा ना पूरा। तो x मोर देन इक्वल टू 6 पे स्टॉप कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो समझ आ गया सबको। तो होगा क्या, जब स्मॉल एक्स फिक्स करोगे लेस देन 1, अब ये आउटकम खुद रैंडम वेरिएबल आउटकम ही है, और इनफैक्ट यहाँ सैंपल स्पेस भी यही था, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये रैंडम वेरिएबल भी वही है और आउटकम भी सेम ही है, क्योंकि हमने वो नंबर ही वो लिया ना। तो जब x लेस देन 1 लोगे तो ये इसका क्या मतलब है, आप फिर से जानते हो कि कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स कोई फिक्स नंबर है, तो अगर 1 से छोटा कोई नंबर लूंगा 0, तो x लेस देन 0 कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये 0 हो जाएगी। अगर मैं 1 और 2 के बीच कोई x फिक्स करूंगा 1.5 कुछ भी, क्योंकि तो उस केस में x लेस देन 1.5, तो 1 वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6। 2 3 में x मान लो 2.5 है, मान लो कोई भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनी नंबर, 2.1 भी, 2.1 रखेंगे तो x लेस देन 2.1, तो 1 और 2 सेटिस्फाई करेगी, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी और 2 पे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। एक्सोमेटिक डेफिनेशन से, एक्सोमेटिक कहता है ना कि एक आउटकम, अगर एक सैंपल एक इवेंट में 2 आउटकम है, तो पहले आउटकम की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो होगी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, ये चीज़ है। तो यहाँ से आ जाएगा 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 हो गया। तो ये CDF है। किसी को डाउट है इसमें अभी भी? तो अभी मैंने CDF का डेफिनेशन बताया आपको, और ये बताया कि CDF कुछ एग्जाम्पल बताए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अभी थोड़े से आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं CDF की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर कोई फंक्शन, कई बार क्या होता है कि एक, ये तो अभी अभी जितने भी CDF मैंने बताया सब डिस्क्रीट का था, और कई बार एक फंक्शन आपको दिया होगा, आपसे पूछेगा कि बताओ ये CDF है कि नहीं है, ठीक है ना। तो CDF होने के लिए एक थ्योरम आता है, कि थ्योरम है आपके पास कि अ फंक्शन स्मॉल f जो कि r से r में है, मान लो अभी के लिए एक फंक्शन आपको गिवन होगा, और आपको चेक करना है कि ये CDF है कि नहीं है ना, आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये CDF है कि नहीं। तो अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इफ एंड ओनली इफ, इसी को IFF लिखते हैं हम लोग, है ना, शॉर्ट में इसी को IFF लिखते हैं। इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा यहाँ से, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो CDF हो जाएगी, या मतलब जो भी फंक्शन इस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो CDF होगी, या CDF भी इस फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करेगी इसको। तो आप लोग बताइए क्या होगी, पता तो होगा कोई फंक्शन को
हाँ, तो एफ एट प्लस इन्फिनिटी 1 आनी चाहिए। तो इसका एक्चुअल मतलब ये है, ये नहीं कि प्लस इन्फिनिटी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू, एक्स टेंस टू होगा कि नंबर नहीं है। तो इसका एक्चुअली नोटेशन एक्चुअल ये है, लेकिन हम लोग वैसा लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पे 1 आनी चाहिए, तो ये ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है। एफ एट माइनस इन्फिनिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका भी मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा। सो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सी डी एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 0। फिर इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, है ना। Yes. सो एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस। अब ये राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है भाई, बताओ कोई, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ राइट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या राइट कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग कॉन्टिन्यूअस, या राइट कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। तो राइट लेफ्ट वाला ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, वो वाला है ये। तो देखो आप लोग जानते हो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यस सिंपल है ना। सो जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो उसी कॉन्टिन्यूटी का दो पार्ट में ब्रेक किया गया। जैसे आप जानते हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, कोई फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी में तीन टर्म है ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब वह राइट कॉन्टिन्यूअस बोलता है तो बस इतना कहना चाह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो चलेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं राइट कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा, अगर लाइफ कॉन्टिन्यूअस कहीं आएगा वर्ड, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो उस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ जरूरी है जो डिफाइन किया गया है कि वो राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। और क्या होता है राइट ना, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका डेफिनेशन लिखूंगा। तो एफ एट एक्स प्लस इज इक्वल टू एफ एट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये एक्स प्लस क्या होता है, ऊपर जो प्लस लगा रहा हूं वो राइट हैंड लिमिट है, कि वैल्यू एक्स के थोड़े राइट में है ना। जैसे मान लो 1 प्लस, आप लिखते होंगे एक्स टेंस टू 1 प्लस, एक्स टेंस टू 1 माइनस, जब आप लोग लिमिट पढ़े होंगे लोअर क्लास में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट एट एक्स, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। और एफ इज नॉन डिक्रीजिंग। सो नॉन डिक्रीजिंग इज लाइक इंक्रीजिंग, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। सो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी अलाउड है। सो नॉन डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या है जी, कैसे चेक करें कोई फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग टाइप, समझ लो, इंक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी अलाउड है। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है ये, नॉन डिक्रीजिंग कह रहा है। तो मतलब डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, तो कांस्टेंट फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, बोलो। तो यहाँ होगा, हाँ मान लो x1 इज लेस देन x2, दिस विल इम्प्लाई सी डी एफ, जो कैपिटल एफ लिखा हुआ है ना, ये कैपिटल एफ ही नोटेशन चलेगा पूरे कोर्स में सी डी एफ के लिए, कैपिटल एफ। सो कैपिटल एफ एट x1 लेस देन और इक्वल टू, ये नॉन डिक्रीजिंग लिखा है इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखा है मैंने, है ना। ये हो जाएगा एफ एट x2, है ना, इस तरह से। सो अगर कोई भी दो नंबर चूज करो x1 लेस देन x2 तो ऐसा होना चाहिए। या फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल, तो आप लोग जानते होंगे कि एफ डैश एक्स मोर देन 0, है ना। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है, कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल देन एंड एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो भी काम हो जाएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ डैश, अभी हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना कैलकुलस में, कि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ठीक है, तो ऐसा हो जाए तो भी काम हो जाएगा। सो एक्चुअली आपको ये चार कंडीशन ध्यान रखना है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों डबल डैश क्यों होना चाहिए,
क्या चेक करते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं? फिर तो है ना, एक बार मैं, इसलिए मैंने पहले भी लोगों को रिक्वेस्ट किया होगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 11th-12th के बुक में एक बार एनसीईआरटी पढ़ो जाके। जो लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेटोरिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है। ये जो 9-10 चैप्टर मैं बोला हूँ, ये ढंग से 11th-12th का पढ़ लो, क्योंकि वो बेसिक है। अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ फंसोगे। जैसे आपको भी कंफ्यूज हो रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा में, इसका मतलब आप वहाँ भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसको रिवाइज कर लो एक बारी, है ना। ये है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा का वो कॉन्सेप्ट होता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूँ, उसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल अभी लिखे, तो मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि ये CDF क्यों है। सो मैंने एक फंक्शन लिखा, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि एफ एक फंक्शन है R से R, और एफ एक्स मैंने लिखा आपके लिए 0 when x less than 0, 1/2 when x more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1। अब क्वेश्चन ये, क्या ये CDF है? अब मैंने आपको बताया ना कि CDF है कि नहीं, मैंने एक फंक्शन लिखा। अब मैं पूछ रहा हूं कि, या एग्जाम में भी 4 ऑप्शन लिखा होगा और आपसे पूछेगा कि ये CDF है कि नहीं है, ये पूछेगा आपसे। तो चेक करते हैं कि ये वाला कंडीशन, क्या ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। चेक करो, तो ये चेक करते हैं 1 by 1। तो पहला कंडीशन है कि इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए। है प्लस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में आता है, या x बहुत लार्ज है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इस कैटेगरी में आएगा, वैल्यू 1 है। माइनस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में है तो 0 है। और तीसरा जो है हमारे पास कि f नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो f नॉन डिक्रीजिंग है और राइट कॉन्टिन्यूअस है। कितना आएगा? तो नॉन डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे? तो नॉन डिक्रीजिंग, अच्छा मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना देता हूँ, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन में है एक्चुअली क्या। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। x लेस देन 0, तो यहाँ पे 0 है, लेट्स से यहाँ 1 है। तो x लेस देन 0 है, फंक्शन का ग्राफ 0 है, ठीक। 0 से 1 में फंक्शन का ग्राफ हाफ है, तो मान लो ये हाफ है, तो 0 से 1 में फंक्शन का ग्राफ हाफ है, यहाँ इंक्लूडेड यहाँ एक्सक्लूडेड। तो जहाँ बॉक्स खाली है इसका मतलब वहाँ पे ओपन है वो, और जहाँ डार्क कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, वो क्लोज है। जहाँ इक्वल लगा वहाँ क्लोज कर रहा हूँ, जहाँ इक्वल नहीं लगा ओपन रख रहा हूँ। फिर यहाँ मान लो 1 है, तो x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये ग्राफ है इसका, ठीक। इस फंक्शन, ये CDF है, किसका ग्राफ बनाया? x वर्सेस कैपिटल Fx, ये ग्राफ है। यहाँ स्मॉल है ना, ये समझ लो इस x की वैल्यू, और ये स्मॉल x समझो, कैपिटल X समझो, तो इधर x है उधर Fx है, ऐसा बनाया ग्राफ मैंने। अब आप खुद चेक करो, क्या ये नॉन डिक्रीजिंग है? नॉन डिक्रीजिंग तो डिक्रीज नहीं करने चाहिए, तो डिक्रीजिंग देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि जैसे x की वैल्यू में बढ़ाऊं, या नॉन डिक्रीजिंग क्या होगा कि जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू या तो सेम है या इंक्रीज कर रही है, इसका ये मतलब है नॉन डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग कब होता? जब ग्राफ इसके नीचे आ जाती तो डिक्रीजिंग होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन वैल्यू घट गई। अभी क्या हो रहा है, आप एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से आपने स्टार्ट किया, प्लस इन्फिनिटी तक गए, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है। 0 से 1 में हाफ है, 1 से 1 हो गया, 1 से इन्फिनिटी 1 हो गया। तो ये नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं है, देख के बताओ। क्लियर है कि नहीं? मैथमेटिकली लिखना चाहो तो मैथमेटिकली लिख देता हूं कि x1 जब लेस देन x2 है, आप कोई भी ऐसा 2 नंबर चूज करो रियल नंबर में, कोई भी 2 नंबर आप चूज करो, एनी 2, x1 मान लो 1 ले लिया, x2 मान लो 2 ले लिया, या x1 0 ले लिया, x2 1 ले लिया, कुछ भी एनी 2 रियल नंबर आप ऐसा लो कि x1 लेस देन x2 है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो fx आएगा या तो लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा fx2 के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो कहने का मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है नॉन डिक्रीजिंग के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट आप खुद को आपको कन्विंस करना है कि ये सही है।
अब कैसे है तो उसके लिए क्वेश्चन पूछो, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो, है ना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, यू चूज एनी टू नंबर x1 x2, x1 हो सकता है -100 हो, x2 आप 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एनी टू रियल नंबर यू चूज x1 x2 इस तरीके से कि x1 लेस देन x2 है, तो fx1 की वैल्यू जो आएगी फंक्शन में और जो fx2 आएगी वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी, कभी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। चेक करो, यहाँ दिख भी रहा है जैसे x की वैल्यू ये तो 0 है ना, तो ये इंक्रीजिंग है, स्टेयर्स है जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ये ग्राफ स्टेयर टाइप का जो ऊपर जा रही है ना, तो नॉन डिक्रीजिंग है, ऐसे भी देख सकते हो। या क्योंकि हमारा जैम गेट एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें तो वहाँ पे बस खुद को कन्विंस करना है, जस्टिफाई करना है, प्रूफ लिखना है नहीं कि मैं प्रूफ प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखूं, हमें बस समझना है कि हाँ ऐसा है, हो रहा है, कन्विंस होना है। फोर्थ कंडीशन क्या है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग यूज की, एक्चुअली में ये नॉन डिक्रीजिंग वाला लिख दिया। राइट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं, तो राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, चाहे x कोई भी रियल नंबर ले लो, आप चेक करके देखो, आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए 0 पे ले लो, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू हाफ है, 0 के राइट हैंड लिमिट। और देखो आप एक चीज नोटिस किए होगे, कभी मैंने इस साइड इक्वल नहीं लगाया होगा, जितने भी CDF लिखा है मैंने, आप नोटिस करो जितना भी CDF लिखा है मैंने, कभी भी इस साइड मैंने इक्वलिटी नहीं लगाया है। यहाँ भी मोर देन इक्वल टू वाला, इसको आप ठीक से लिखोगे तो ये ऐसा है एक्चुअली, है ना, ये एक्चुअली ऐसा है कि x मोर देन इक्वल टू 6 लेस देन इन्फिनिटी, इधर है मोर देन माइनस इन्फिनिटी। तो आप नोटिस करोगे इस साइड कभी इक्वलिटी नहीं लगाया गया है। इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह थी कि मुझे राइट कॉन्टिन्यूअस रखना था, तो मैं इंटेंशनली इधर कभी इक्वलिटी नहीं लगाया हूं, आपने देखा होगा, या बुक में भी देखोगे कभी इधर इक्वलिटी नहीं लगा रहेगा, स्पेशली डिस्क्रीट में। अगर इक्वल रहेगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। एक मिनट, तो ओके है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगाऊंगा तो राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, फिर वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो हमें राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना था, तो हमने 2 पे यहाँ इक्वलिटी लगाया, यहाँ पे 2 पे इक्वलिटी लगाया, ठीक है ना। 3 पे यहाँ इक्वलिटी लगा के मैंने यहाँ इक्वलिटी लगाए, क्यों लगाए, ताकि 3 पे फंक्शन की वैल्यू और 3 के राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू सेम आए, 2 पे फंक्शन की वैल्यू और 2 के राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू सेम आए, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 के राइट हैंड लिमिट में सेम आए, सिमिलरली 5 पे फंक्शन की वैल्यू और 5 के राइट हैंड लिमिट में वैल्यू सेम आए फंक्शन की, 6 पे फंक्शन की वैल्यू और 6 के राइट हैंड लिमिट में सेम आंसर आए। तो इसलिए हमेशा हम इस साइड इक्वलिटी लगाते हैं, x मोर देन इक्वल टू जहां होता है, तो x मोर देन इक्वल टू पे ही इक्वलिटी लगता है। उसकी वजह क्या है, मोर देन और इक्वल टू, तो मतलब उस पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम रखनी है, बिकॉज ये CDF का प्रॉपर्टीज है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। सेम आप कहीं भी आपने देखा होगा, मैंने इस तरफ इक्वलिटी लगाया ना, यहाँ भी ऐसा है, तो मोर देन इक्वल टू पे, x मोर देन इक्वल टू पे इक्वलिटी, x लेस देन पे कभी इक्वलिटी नहीं लगा होगा, है ना। तो ऐसा अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आगे मैं ऐसा भी लिखूंगा कि राइट साइड में इक्वलिटी लगा दूंगा, तो वहां ये होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी, तो कॉन्टिन्यूअस होगी तो राइट कॉन्टिन्यूअस तो है ही, बट राइट कॉन्टिन्यूअस होना गारंटी नहीं देगा कॉन्टिन्यूअस होने का। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, बट अगर सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, ये है। तो अभी जो हम एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं जितने भी, यहाँ भी यहाँ इक्वलिटी लगा है, यहाँ भी है ना x मोर देन इक्वल टू लगा है, तो ये मोर देन इक्वल टू इधर है, लेस देन में नहीं लगा होगा, x लेस देन में नहीं लगा होगा, तो उसका पर्पस क्या था, यहाँ भी इंटेंशनली आप देखो मोर देन इक्वल टू, कहने का मतलब ये है कि यू चूज एनी रियल नंबर, आप x कोई भी रियल नंबर चूज करो, एनी रियल नंबर, और आप चेक करोगे कि उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, और आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे ये ट्रू नहीं है, तो आप बताओ कौन सा पॉइंट पे चेक करना है ना। अगर किसी को डाउट है ना, समझ नहीं आ रहा है, तो आप चेक करो कि ऐसा कौन सा रियल नंबर आप चाहते हो जहां पे मैं चेक करूं, आप एक पॉइंट बताओ, कोई भी रियल नंबर बताओ, एनी नंबर, उस पर हम चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी, या आप खुद चेक कर पा रहे होंगे, क्लास 12th में कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू चेक नहीं करना, 3 चीज, यहाँ वैल्यू एट द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट, ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उसके राइट हैंड लिमिट पे क्या होगी, ये चेक करना, दोनों इक्वल आने चाहिए हर रियल नंबर के लिए। एक पॉइंट के लिए भी फेल होगा तो ये CDF नहीं होगा। ओके है कि नहीं, देख के बताइए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये CDF है, और इनफैक्ट मैंने वही फंक्शन लिखा जो पहले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ये बस आपको मैं जस्टिफाई कर रहा था
कि कोई भी सीडीएफ लूंगा तो सेटिस्फाई करेगी। इनफैक्ट हमने डिराइव किया था, एक कॉइन को टॉस किया था, उस केस में ये आया था नंबर ऑफ हेड्स का, ये वही सीडीएफ है ना जो हमने पहला क्वेश्चन आज लिखा था सीडीएफ में। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहां आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन राइट सीडीएफ है कि नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करो। तो क्वेश्चन ये है अभी के लिए, मान लो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। कौन कौन सा फंक्शन है जो सीडीएफ हो सकता है। जैसे पहला एग्जांपल लिख रहा हूं कि मान लो मैं F1 लिख देता हूं और आपको बताना ये सीडीएफ है कि नहीं। F लिखने का मतलब ये नहीं सीडीएफ हो जाएगा, मैं बस बता रहा हूं, आपको चेक करना है। सो जैसे 0 लेस देन इक्वल टू, मान लो मैं लिख दिया 0, यहाँ 1/2 x मोर देन 0 लेस देन 1 x मोर देन इक्वल टू 1, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने। फिर दूसरा F2 x में मान लो ऐसा है कि 0 when x less than 0, x when x more than 0 less than 1 और 1 when x more than equal to 1। तीसरा तो ये हो जाएगा 0 when x less than equal to 0, 1/2 प्लस x/2 when x, तो इसको सिर्फ चलो रहने दो, मोर देन 0 लेस देन 1, 1x मोर देन इक्वल टू 1। डी है मेरे पास कि 0 when x लेस देन 0 और 1/2 प्लस x/2 when x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 when x मोर देन इक्वल टू 1। यही है। अब चेक करो इन चारों में, ध्यान से देख के बताओ, जल्दीबाजी नहीं है, पहले चेक करो और सोच समझ के बताओ कौन सा सीडीएफ है कौन सा सीडीएफ नहीं है। 4 फंक्शन लिखे हैं ना, F1 F2 F3 F4 कर देता हूं। डी है सर। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ध्यान से चेक करके बताइए। हम्म अच्छा, वन टू फोर। तो कुछ लोगों ने बस एक बताए, कुछ लोगों ने 2 4। ओके, तो देखो आपको चेक करना 4 कंडीशंस हर फंक्शन में। आप सबका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। अब चाहो तो मैं अगर इन चारों का ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, सो देखो अगर मैं इस सबका ग्राफ बना दूं, चलो पहले तो मैं लाइन है ना, 1 2 चलो 3 4 है ना, ये है। तो यहां से क्या करते हैं,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, है ना। तो पहला देखो x लेस देन 0 पे क्या है ग्राफ। सो x जब लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये 0 है, यहाँ इंक्लूड हो रहा है, ध्यान दो। 0 से 1, ये 0 है, ये 1 है। 0 से 1 में 1/2 है, तो 1/2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज होगा, नहीं 1 पे भी ओपन है यहाँ पे। और 1 के बाद ये फंक्शन जो है 1 के बाद, तो 0, 1/2 और 1, ये है, ऐसा ना। अब बताओ ये फंक्शन क्या 0 पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो, है ना। तो अगर पहला फंक्शन आप देखेंगे तो इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले फंक्शन में देखूं तो देखो चेक करो ए ऑप्शन में CDF जो पहला है F1 एट 0, तो CDF एट 0 मिलेगा आपको 0, और CDF एट 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब है 0 के जस्ट राइट साइड में वो एक नंबर है, 0 प्लस एप्साइलॉन। अगर आप लोगों ने एप्साइलॉन सुना होगा पहले तो ये 0 प्लस एप्साइलॉन है, मतलब एप्साइलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 0 के राइट हैंड लिमिट में है एक्चुअली, तो थोड़े से ज्यादा है 0 से। तो जब x 0 से ज्यादा है तो वैल्यू 1/2 है। तो फंक्शन वैल्यू एट 0 और फंक्शन वैल्यू एट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए पहला वाला CDF नहीं है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे अगर आप बनाता हूँ सिमिलर तरीके से B, चलो ये B के अगर आप बनाता हूँ तो लेस देन 0 पे 0 है, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ 0 इंक्लूडेड है फिर से, और 0 के बाद है ना, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये 0 है, 0 से 1, तो एक काम करते हैं 0 से 1 में ये हो गया, अब 1 पे ओपन है, ठीक है, अभी 0 पे भी ओपन था लेकिन 0 पे क्लोज हो गया, और 1 के बाद फिर से 1 ही है, तो ये तो ऐसा ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। दूसरे वाले का अब देखो, तो ये पूरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक है इसमें नहीं है ना, तो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, मुझे चेक भी नहीं करना है, हमारी जरूरत है बस राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करने की। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा तो इनफैक्ट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 पे राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, और 0 वैल्यू भी 0 है, तो हमें वो दिक्कत नहीं, हमें ये है कि 0 पे फंक्शन वैल्यू 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट पे 0 है, तो इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 0 पे एटलीस्ट राइट कॉन्टिन्यूअस है। 1 पे वैल्यू 1 है, 1 के राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो 1 पे भी राइट कॉन्टिन्यूअस है, बाकी पॉइंट पे तो होगा ही, क्योंकि बाकी पॉइंट पे फंक्शन इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस, ग्राफ भी आप देख ही रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो हर पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो राइट कॉन्टिन्यूअस है। अगला क्या होना चाहिए था, नॉन डिक्रीजिंग, तो ग्राफ आप देख रहे हैं कि 0 फिर इधर गया फिर इधर गया, कभी डिक्रीज नहीं कर रहा है ना, फिर से ये x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या तो फंक्शन कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है। राइट कॉन्टिन्यूअस हो ही गया, नॉन डिक्रीजिंग, इन्फिनिटी पे 1 आनी चाहिए, तो x जब इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वैल्यू 1 है फंक्शन की, x जब माइनस इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 है फंक्शन की, तो यहां से क्या आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। अब हाँ प्लस 0 पे वैल्यू तो 0 से थोड़ी सी बड़ी आ गई ना। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा, जो लिमिट के बाद जो वैल्यू आ रही वो 0 ही आएगी, x टेंस टू 0 है बट वो 0 के बहुत क्लोज है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इनफैक्ट इक्वल टू 0 है। आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली सीखना पड़ेगा फिर, जैसे हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे x है, तो ये किसके इक्वल आता है, 0, तो 0 प्लस तो नहीं लिखते ना आप लोग, हाँ तो 0 ही हुआ ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ ना 0 से वो वैल्यू, हाँ हाँ, एक मिनट, x टेंस टू 0 माइनस ये कितना होता है, ये भी 0 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 ये कितना होगा, 0 ही होगा। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ fx इज इक्वल टू x है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है सर। हाँ, तो आपको यहाँ क्यों लग रहा है 0 ज्यादा आएगा, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, कहाँ गया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हाँ है। एग्जैक्टली देखो 0 से जब थोड़े राइट में जाओगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा तो कोई दिक्कत, लेकिन वो 0 के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब समझिए ये जो फंक्शन है ना, जीरो पे एग्जैक्टली जीरो है, जीरो के राइट हैंड लिमिट में भी जीरो के इक्वल आएगी एक्चुअली, मतलब जीरो के बहुत क्लोज होगा, जो आप सोच रहे हो वो ठीक है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, इनफैक्ट जीरो है वो, ये चीज है। बट यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि फंक्शन चूज क्या करना है, जब एग्जैक्टली जीरो है तो जीरो चूज करना है, राइट हैंड लिमिट है तो एक्स चूज करना है, ये है। बट वैल्यू राइट हैंड लिमिट तो एक्स है और एक्स में जीरो रख देना है, तो जीरो हो गया आंसर। ये जो जीरो प्लस जीरो माइनस लिखते हैं ना, ये जस्ट एक इंडिकेटर है कि स्लाइटली मोर होगा, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, वो जीरो ही है एक्चुअली, एग्जैक्टली जीरो नहीं, बट दैट इज जीरो एक्चुअली। बट ये इसका रोल क्या है जीरो प्लस जीरो माइनस का, कि जब फंक्शन ब्रेक किया हुआ हो अलग अलग इंटरवल्स में, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो उसमें डिसाइड करना होगा व्हिच पार्ट यू विल चूज, तो वो एक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बट वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जब आप एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिखते हैं तो एक्स को आप जीरो ही रखते हैं ना, क्योंकि लिमिट एक्चुअली फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देता है, तो लिमिट के बाद वो वैल्यू आती है, तो राइट हैंड लिमिट एक्चुअली जीरो आ रही है, तो लिमिट वो तो बता ही रहा है लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो जीरो आ रही है, दैट्स वाई। तो आपको इधर थोड़ा लिमिट कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आप लिमिट का कॉन्सेप्ट समझो, लिमिट एक बार जो 11 12 में भी था लिमिट, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट पे, तो ये इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी पे 0, तो ये CDF है, तो ये बी वाला CDF है। सी वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका ये 0 जैसे है, तो x लेस देन इक्वल टू, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक यहीं पे, और इसने 0 को इंक्लूड कर रखा है 0 से 1 में। अब ध्यान दो, 0 से 1 में जब 0 की, देखो 0 मैंने इंक्लूड किया कि 0 पे फंक्शन वैल्यू 0 है, लेकिन 0 के राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या होगी, हाफ प्लस 0/2, फुट यहाँ 0 ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि 0 प्लस जस्ट 0 के स्लाइटली मोर है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 एक्चुअली, सो 0 ही पुट करेंगे हम, क्योंकि यू कैन नॉट टेल व्हाट दैट नंबर इज, आप ये नहीं बता सकते कि 0 के राइट में कौन सा नंबर है, ये आप नहीं बता पाएंगे, वो 0 ही है एक्चुअली। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेट जो होता है ना, उसमें आप ये नहीं बता सकते उसका जस्ट अगला नंबर क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि 1 0 का अगला नंबर क्या है रियल नंबर में, आप नहीं बता पाएंगे ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत क्लोज है 0 के, वो तो 0 ही है अप्रोक्स। तो यहाँ पे x 0 से 1 में है, तो इस 0 पे वैल्यू क्या आएगी, मतलब 0 के राइट हैंड लिमिट वैल्यू क्या आएगी, ये हाफ हो जाएगी, तो हाफ पे एक्सक्लूड करेंगे, और ये हाफ प्लस 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, है ना, और ये 1 पे इंक्लूडेड है, यहाँ 1 है, और 1 के बाद फिर ग्राफ 1 हो गया, तो ये ग्राफ विजिबल है आप लोगों को। सो देखिए, सो ये ग्राफ है सी वाले फंक्शन का। अब मुझे चेक करके बताइए क्या ये फंक्शन CDF है या नहीं है, तो CDF होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस, क्या ये 0 पे राइट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, देखिए, तो यहाँ पे F3 एट 0 एग्जैक्टली 0 है, F3 एट 0 प्लस, तो 0 प्लस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 के राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, बट वो 0 के राइट लिमिट जो आप नंबर नहीं बता सकते, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो बट 0 के राइट हैंड पॉइंट लेंगे तो ये फंक्शन मुझे चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा हाफ प्लस 0/2, तो ये फाइनली हाफ ही आ जाएगा, तो F3 की वैल्यू 0 प्लस पे हाफ ही आ जाएगा, है ना, तो F3 एट 0 प्लस हाफ हो गया, तो यहाँ पे 0 पे ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ CDF, 0 पे राइट, 0 वैल्यू 0, 0 के राइट हैंड में उधर चला गया, तो एक ग्राफ राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फोर्थ वाले ग्राफ बनाइए, फोर्थ वाले ग्राफ बनाएंगे, सो वैसे ही होगा, बस डिफरेंस क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ओपन है 0 पे, फिर ये हाफ है, तो हाफ से 1 फिर 1, ये 1 है, तो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो ये फंक्शन CDF होगा, चेक कीजिए, ये राइट कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे, इनफैक्ट ना 0 पे भी 1 पे भी, 1 पे वैल्यू 1 है, 1 के राइट हैंड लिमिट 1 है, 0 की वैल्यू 0 पे 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट भी, सॉरी 0 पे वैल्यू हाफ है, राइट हैंड लिमिट भी हाफ है, और बाकी पॉइंट पे तो है ही कॉन्टिन्यूअस, सो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, नॉन डिक्रीजिंग है, ग्राफ देख के लग रहा है नॉन डिक्रीजिंग, प्रूव भी कर सकते हैं, और नॉन डिक्रीजिंग है, सो राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, इन्फिनिटी पे 1 माइनस इन्फिनिटी पे 0, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा
ये CDF है, चेक करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे और आते हैं। अभी दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है? अभी बस बेसिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं CDF। अब देखो, अभी चूंकि आप लोगों ने ऐसा CDF निकालना नहीं सीखा है, ये जो CD टाइप का लिखा है, BCD टाइप का, अभी जो हमने सीखा है फाइंड करना है A टाइप का। उसकी वजह ये है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन CDF निकाले हैं वो सब डिस्क्रीट था। अगर कॉन्टिन्यूअस का CDF निकालेंगे तो ये आएगा। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है, ये कॉन्टिन्यूअस का CDF है ना। और ये वाला पहले मैंने ब्रेक कर दिया, हालांकि 0 यहाँ लगा देता तो डिस्क्रीट का आता, अगर मैं 0 यहाँ लगा देता तब डिस्क्रीट का होता। और ये मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF है, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जो एग्जांपल बनाया था मैं बोला हूँ ये वाला, कि ये जो CDF था ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हमेशा CDF होगा स्टेयर टाइप्स का। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा स्टेयर टाइप का होगा। कॉन्टिन्यूअस का रैंडम वेरिएबल क्या, कॉन्टिन्यूअस का CDF क्या होगा? हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं ब्रेक नहीं आएगा। और ये मिक्स रैंडम वेरिएबल है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और कांस्टेंट फंक्शन भी है। क्योंकि डिस्क्रीट का CDF जो भी होगा इस टाइप का होगा, बस यहाँ पे चूंकि ये राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं था इसलिए फेल हो गया। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पीछे वाले की, है ना। डिस्क्रीट का CDF हमेशा ऐसा दिखेगा आपको, स्टेप फंक्शन, स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF आपको ऐसा दिखेगा, मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF ऐसा दिखेगा। मिक्स में क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस भी होगा और स्ट्रिक्ट इंक्रीज। ये आगे डिस्कस करूंगा अभी मैं। तो अभी मैंने बस ये डिस्कस किया CDF होता क्या है, CDF की प्रॉपर्टी क्या है। कोई फंक्शन दिया होगा तो आप कैसे चेक करेंगे वो CDF है कि नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आप देखो, जैसे जो एग्जाम में आए, एक दो क्वेश्चन देख लो फिर मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करूंगा। सो नहीं नहीं, डेफिनेशन ही है, ग्राफ ये ही दो तरीका है। या तो आप डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं या ग्राफ से चेक कर सकते हैं। और तरीका अभी तो दो ही तरीका है। डेफिनेशन जो हमने वो डेफिनेशन करा वो तो थ्योरम था, वो थ्योरम लगा के या तो चेक कर लो, या आप मतलब थ्योरम को डायरेक्टली मैथमेटिकली या ग्राफ बना के सीधा सीधा देख लो, है ना। मतलब वही देखना है, इन्फिनिटी पे 1 आनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए पूरे R पे, और नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए R पे। ये 4 कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कोई फंक्शन जो कि CDF है। सो यहाँ पे मैं देखूं अगर CDF है ना, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसे अभी जैम 2024 का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन कौन सा CDF है कौन सा नहीं है। मैं दो पार्ट में इसको वहां लेता हूँ, बुलाता हूँ। तो ये दो ऑप्शन ये इधर करता हूँ, फिर दो ऑप्शन आगे लिखूंगा। ये 2 ऑप्शंस हैं, ऐसे लिख दूँ पैरेलली या ऊपर नीचे, ठीक है, रहने दो ऐसे ही पैरेलली, ठीक है। तो यहाँ से और ये दो ऑप्शन इधर है ना CD, आपको बताना है कौन सा इनमें से CDF है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा। देखिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, और आपको बताना है कि ये CDF है कि नहीं है ना। तो ये 4 फंक्शन दिया है, इनमें से बताना F1 F2 F3 F4, इनमें से कौन सा CDF है कौन सा नहीं है, ध्यान से डिसाइड कीजिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ CDF, तो इन 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा वाला CDF है। ठीक है, इस तरीके से आराम से चेक कर लो, चारों कंडीशन चेक करो और सोच के बताओ। ये जैम 2024 का क्वेश्चन है, 2024 जैम का। तो पहला और चौथा। नहीं, दो नहीं होगा, आई थिंक एक ही होगा। ईज आ रहा है, ये MSQ था क्या? तो देखता हूँ। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो आई थिंक MCQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ये सिंगल करेक्ट होगा इसमें, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन। डी वाला सर। ओके, डी ऑप्शन ना, देख लो, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, ये सब चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, डी वाला। चलो, तो पहला क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से अगर मैं प्रोसेस करूँ, देखो, तो पहली बात, प्लस इन्फिनिटी पे 1 आएगी, तो x को इन्फिनिटी लेंगे तो इसमें बिलोंग करेगी, 1 आएगी, यस। माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी, यस। राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, पॉइंट पे तो π/4, ये राइट कॉन्टिन्यूअस तो है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, नॉन डिक्रीजिंग में। नॉन डिक्रीजिंग में क्यों दिक्कत आएगी, देखते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि वैल्यू π/4 पे कितना है, 1/√2, है ना। अतः π/4 से 3π/4 है, तो π/4 पे साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2, और 3/4 पे कितनी आएगी, वही 1/√2 आएगी। तो ऐसे कैसे हो गया, तो इसका मतलब बीच में अलग है। तो देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या हो रहा है, π/4 इज लेस देन π/2, तो होना क्या चाहिए था, f ऑफ π/4 लेस देन इक्वल टू f ऑफ π/2। लॉजिकली यही होना चाहिए था, है ना। देखो, तो अब ये बताओ क्या ऐसा हो रहा है, बताओ। अच्छा, ये तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें कोई दूसरा पॉइंट, π/2 थोड़ा ज़्यादा ले लो ना, इसके आगे 3π/4 कितना आएगा, ये तो हो जाएगा ना, π/2 तो 1 हो जाएगा। अरे यार, एक मिनट, 3π/4 छोटा नंबर, ये 3π/4 कितना एंगल है, 3π/4 कितना है, 3 × 45, 135। 135। तो 135 अगर है, तो तुम क्या करो, कोई ऐसा एंगल लो जहाँ वैल्यू कम हो जाए ना। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे ना जैसे 1 भी तो हो गया बीच में एक्चुअली, तो ऐसा करो, एक मिनट, ये, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ऐसा कर लो, π/2 इज लेस देन 3π/4, हाँ, है ना, ठीक है। क्योंकि ये बीच में ना जैसे हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है, इसका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ मैं एक्चुअल बना के दिखाता हूँ, पहले मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ, फिर सबका ग्राफ बना के देखते हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मैथमेटिकली देख लो, तो CDF एट π/2 एंड CDF एट 3π/4, बताओ क्या रिलेशन है। π/4 छोटा है ना, 90 डिग्री छोटा है 135 से, तो साइन 90 f 90 डिग्री कितना आएगा इसमें, 90 इसी में है, 3π/4,
3 पाई 4 का लेफ्ट हैंड लिमिट लो तो 1 ही हो जाएगा फिर। 3 पाई 4 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, एक मिनट, 120 को क्या लिखोगे आप लोग, 120 कितना होगा, 2 पाई 3, 2 पाई 3 इसमें है कि नहीं, है ना। एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ तो समझ पा रहे हो, मैं एक्चुअली दो एंगल ऐसा ढूंढ रहा हूँ 2x की वैल्यू, काउंटर एग्जाम्पल बना रहा हूँ, तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो π/2 लेस देन 2 पाई 3 है, अब बताओ ये 2 पाई 3 कर देता हूँ, हाँ अब बताओ देख के, तो इस पे वैल्यू कितनी है और इस पे वैल्यू कितनी है, बताओ इस पे वैल्यू कितनी है और इस पे वैल्यू कितनी आएगी सीडीएफ में। तो 90 यहाँ पे साइन 91 आ जाएगी, और 2 पाई 3 120, साइन 120 कितना आएगी, √3/2, ओके 120, 180 माइनस 60, ठीक है भाई देख लो। अब क्या बताओ, π/2 लेस देन 2 पाई 3 था, क्या 1 लेस देन √3/2 है, ये इक्वल है, नहीं ना, उल्टा हो गया। तो यहां तो ऐसा हो गया साइन मोर देन का आ गया, तो जब π/2 लेस देन 2 पाई 3 है तो f π/2 मोर देन f2 पाई 3 कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये सीडीएफ नहीं है ना। अगर ये नॉन डिक्रीजिंग होता तो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2, बट ये मोर देन हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सीडीएफ। सिमिलरली चलो ए के बाद बी पे आते हैं, बी में भी, अच्छा बी में यहाँ क्या हो रहा है मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द सीडीएफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ π/4, चलो π/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या वैल्यू आ जाएगी, मुझे बताओ सीडीएफ की वैल्यू इसमें π/4 की, हाँ 2 × 1/√2, तो ये एग्जैक्टली √2 आ जाएगी। √2 तो कभी सीडीएफ हो ही नहीं सकती, सीडीएफ द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, मतलब ये π/4 से, इसको कंपेयर कर सकते हो तुम कि π/4 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो लेस देन π/4 एक्चुअल है, या राइट हैंड लिमिट लगा लो, चलो π/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, π/4 की राइट हैंड लिमिट, इस पे सीडीएफ की वैल्यू आएगी √2 और इस पे सीडीएफ की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये तो मोर देन हो गई। लेकिन होना इसी लॉजिक से, सेम लॉजिक लगा रहा हूं, तुम अगर इसको स्किप भी कर दो तभी बता रहा हूं ऐसे कि π/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी है π/4 की राइट हैंड लिमिट से, तो x1 लेस देन x2 होना चाहिए fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, बट ये तो मोर देन हो गया फिर से, तो मतलब है ना सीडीएफ इस पॉइंट पे, तो सीडीएफ इसके अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया, तो ये भी सीडीएफ ये नहीं हो सकता, और इनफैक्ट ये भी गलत है, सीडीएफ का रेंज 0 to 1 होगा, सीडीएफ एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आगे F3 पे आते हैं, F3 में कहाँ फेल होगा, तो पहले राइट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं, राइट कॉन्टिन्यूअस इन्होंने बना रखा है, नहीं नहीं बना रखा ना, यहाँ से देखो ये हाँ 1/2 पे फेल कर रखा है ना, क्योंकि x हमेशा मोर देन इक्वल टू होगा राइट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, तो यहाँ से ये आएगा कि CDF एट 1/2 प्लस और CDF एट 1/2, सो ये जो है 1/2 से ज्यादा है ना, CDF एट 1/2 प्लस जो होगा, CDF एट 1/2 प्लस, ठीक है ना, तो वो 1 है, और CDF एट 1/2, 1/2 प्लस 1/3 कितना 5/6, सो ये 5/6 है एक्चुअली, तो 1/2 प्लस जो है तो ये हमारा 5/6 हो गया, तो यहां से क्या होगा अब, ओके भाई देख लो, तो इक्वल नहीं है ना, बोथ आर नॉट इक्वल, बट होना क्या राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी सीडीएफ नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो, चूंकि बाकी 3 कैंसिल कर चुके हो तो ऑब्वियसली चौथा होगा, तो एक इन सब का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, तो मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ हर ऑप्शन का, है ना, देखो जैसे पहले ऑप्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता तो कहाँ दिक्कत आती, या बेटर मैं फोर्थ का ही पहले बना देता हूँ ग्राफ, तो ताकि आपको समझ आएगा सीडीएफ क्यों है, तो ये फोर्थ वाले ऑप्शन का मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो ये क्या है, x लेस देन 0 पे वैल्यु क्या है ग्राफ फंक्शन की, x लेस देन 0 पे फंक्शन 0 है, 0 तक, 0 पे ओपन है, फिर 0 से π/4, तो 0 की वैल्यू 0 पे राइट हैंड 0 ही ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, अब साइन की लिमिट π/4 कितना होगा,
तो ये 0 पे 0 है, पाई बाई 4 पे 1 तक चली जाएगी, तो ये है ना क्या होता है साइन पाई बाई 4 ना, और आगे जाता है ना एक्चुअली, और आगे जाता, तो साइन 90 पे 1 होता है ना मैक्सिमम, तो ये इंक्रीज हो रहा होता है यहाँ तक, तो ये पाई बाई 4 पे इंक्लूड होगा, और पाई बाई 4 के बाद ये हो गया, एक बार चेक कर लो। तो ये ऐसा है, इसके बाद ये एग्जैक्टली पैरेलल हो गया, इनफैक्ट ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है इसमें, तो ये एक्चुअली राइट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, नॉन डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको, इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी 0, है ना। बाकी वही ग्राफ बना के देख सकते हो, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन का ग्राफ बनाना होता तो क्या था, लेस देन 0 पे 0 था, ये ए ऑप्शन का बना रहा हूँ ना, सो दिस वाज ग्राफ ऑफ F4, इधर x है इधर F4 है, ये x है और F4 है, तो होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा कि x है F4 है, देखो इसका ग्राफ बना था ना, तो लेस देन 0 तक 0 है, अच्छा लेस देन पाई बाई 4 तक है, सॉरी नॉट 0, तो ये पाई बाई 4 से लेस पे 0 है, और पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में, तो यहाँ पाई बाई 4 पे फंक्शन की वैल्यू 1/√2 है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, तो 1/√2 से स्टार्ट करके और बीच में पाई बाई 2 भी आया होगा, तो ऐसा होके ऐसा हो जाएगा, राइट, देख लो। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो CDF है वो नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन तो डिक्रीजिंग हो गया, दिख रहा है ना, ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना यहाँ पे, और उसके बाद फिर फंक्शन वैल्यू 1 कर दिया इन्होंने, 3 पाई बाई 4 के बाद, तो बीच में 1 हो गया होगा ये, इसके बाद ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये लगता है CDF हो सकती है ये, देखो ये ग्राफ है, दिस फिर दिस फिर दिस, तो ये ए का ग्राफ है, ऐसे ही बाकी का ग्राफ बना के देख सकते हो, है ना। सो अगर मैं तुम्हें बाकी का बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये ग्राफ किसका था, ये F1 का था, दिस वाज अ ग्राफ ऑफ द F1, और ये x है इधर, ये F4 का ग्राफ था। चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ रेड कलर से ही, तो इसका F3 का ग्राफ बनाता हूँ, देखो तो F3 में क्या है कि 0 से पहले 0 है ग्राफ, 0 से 1/3 में ये 1/3 है, और 1/3 से, है ना, 0 से 1/3 में ये है ना हमारे पास, 1/3 पे क्या हो जाएगा, ये ओपन है यहाँ पे अभी, और 1/3 पे वैल्यू है 1/3 प्लस 1/3, तो 2/3 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ओपन है, मेनली मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लोज्ड है, इसके बाद फिर ग्राफ इंक्रीज हुआ 1 तक गया, सो 1/2 पे कितना हो गया 5/6, और उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा, अरे यार कितना घुमाया, तो प्रॉब्लम कहाँ थी इसमें, 2 पे, अच्छा 2 पे ही प्रॉब्लम, हाफ पे प्रॉब्लम, जो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया ना, देखो मैं इस, तो यहाँ दिक्कत क्या है, ग्राफ ये है, फिर ये है, यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे हाफ पे क्या किया इसने, यहाँ इंक्लूड कर रखा है, यहाँ एक्सक्लूड कर रखा है, ये है, तो वो बीच में ना वहाँ राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, हाफ पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं था, ठीक है, तो हाफ पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, सो हाफ पे ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलरली फोर्थ वाले अगर आप बना ही चुका हूँ तो हो गया सब ग्राफ ना, नहीं एक का रह गया, किसका रह गया, ये F1, अच्छा F3, F4, F3 का रह गया, ऐसी F3 में कहाँ प्रॉब्लम आई थी, वही 1 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, इसीलिए है ना, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो मैं F4 चलो इतना बनाया हूँ, एक और बना ही देता हूँ, सो दिस वॉज द ग्राफ ऑफ, हाँ ये F3 का था, दिस वॉज ग्राफ ऑफ F3 का था ये, F4 का ग्राफ बनाएंगे तो F4 में क्या होगा, F4 तो हो गया ना, F1, F3, F4, F2, एक मिनट, F1, F4, F3, F2 ही रह गया ना, F2 रह गया, देख लो, तो F2 में 0, तो यहाँ पे 0 है, लेस देन 0 पे 0 है, फिर 0 से π/4, तो 0 पे 0, π/4 पे 1, तो साइन π/4 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, तो √2 तो 1 से बहुत आगे निकल गया, सॉरी ये तो साइन है ना, तो साइन है, तो यहाँ पे π/4 पे ऐसा हो जाएगा, आगे और भी आगे जाएगा, हालांकि ये जाएगा आगे,
तो लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू √2 तक आ गई, लेकिन हमारा CDF का मैक्सिमम रेंज तो 1 ही होता है। उसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद 1 से लेके, तो यहाँ पे ओपन है 1 से लेके ये, तो ये गड़बड़ हो गया ना, ये डिक्रीजिंग हो गया। एक्चुअली डिक्रीजिंग कैसे हो गया, π/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट में √2 है, π/4 के राइट हैंड लिमिट में 1 है, तो ये तो डिक्रीज कर गया ना, π/4 पे डिक्रीजिंग हो गया, π/4 से आगे बढ़े तो फंक्शन डिक्रीज हो गया। चेक कर लो। ओके जी, तो इस तरह से तो आपको समझना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि CDF है या नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां CDF, अभी मैंने 2 ही चीजें लास्ट क्लास में, सिर्फ रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया CDF क्या होता है ये डिस्कस किया। आगे बहुत डिटेल में CDF पढ़ना है क्योंकि CDF डिफरेंट, तो पहले मैं अभी कल के क्लास में डिफाइन करूंगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे फिर CDF को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे आपको जहाँ चेक करना होगा CDF है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे चेक करने वाले जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सो आप उसको चेक करो। अरे भाई ये सिर्फ वही है, ये सब CDF कैलकुलेट करना है, ये बाद में सीखेंगे, तो अगले क्लास में था ना, यहाँ पे CDF से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी ये सब भी देखेंगे। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ। आप देखो पहले आप ये सीखो कि CDF, कोई रैंडम वेरिएबल दिया है तो उसका CDF निकालेंगे कैसे, स्पेशली डिस्क्रीट वाला। तो आप रैंडम वेरिएबल टॉपिक किसी बुक से, जिस बुक से आप फॉलो करें, एक बार पढ़ो उसको, रैंडम वेरिएबल को, CDF को पढ़ो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली मैंने आज जो CDF डिस्क्रीट की डिस्कस कैलकुलेट किया हमने, वो डिस्क्रीट का था। कॉन्टिन्यूअस कैसे निकलेगा, मिक्स में कैसे निकलेगा, ये अभी आगे ही डिस्कस करेंगे। तो कल मेनली मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स। तो वहीं स्टॉप करते हैं आज। थैंक यू। हाँ, अगले क्लास में अभी आपको एक्सेस दे दिया, मुझे एक्सेस आया। अब आप चेक कीजिए, अपना मेल चेक कीजिए, मेरे पास अभी मेल आया था, मैंने अभी आपको एक्सेस दिया है, खुल रही होगी, चेक कीजिए अभी, खुल रही है कि नहीं, अभी चेक कीजिए खुल रही है कि नहीं। क्लिक करो ड्राइव के लिंक पे, खुल गई है कि नहीं देखो।